नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जुलाई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। आज से आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में औसतन 180 रुपये की कमी आई है, जिससे रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेवाएं सस्ती हो सकती हैं। डीजल भरने पर लगी 200 लीटर की दैनिक सीमा को हटा दिया गया है, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को बड़ी राहत मिली है। नयारा एनर्जी ने पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये की कटौती की है। इसके विपरीत पासपोर्ट बनवाने और ई इशू कराने की फीस 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपये हो गई है। ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने पर अब न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। टाटा और किया जैसी कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे नई कार खरीदना महंगा हो गया है। आधार कार्ड में ईमेल एड्रेस अपडेट करने की सुविधा 31 दिसंबर तक पूरी तरह निःशुल्क कर दी गई है। श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए जघन्य गैंगरेप मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार तड़के 3 होटलों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भारी मौजूदगी में होटल खुंगर, जॉय इन और सफायर पर बुलडोजर चला। 23 जून को एक होटल में छापेमारी के दौरान पीड़िता को बंधक अवस्था में बरामद किया गया था। जांच में सामने आया कि एक रिक्शा चालक ने नाबालिग को इन होटल संचालकों को बेचा था, जिसके बाद उसे जबरन वहां रखकर गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद शहर में उपजे भारी जन आक्रोश के चलते प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। एसपी हरिशंकर के अनुसार मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस घटना में शामिल अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में सघन जांच कर रही है। सीकर एसीबी ने रिंगस थाने में बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक सावताराम गुर्जर और हेड कांस्टेबल जय सिंह जाट को 8000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया था कि एएसआई सावताराम दुर्घटना के मामले में जब्त उसकी गाड़ी को छुड़वाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। सत्यापन के बाद डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के मार्गदर्शन में सीकर एसीबी की टीम ने जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान टीम ने एएसआई के सहयोगी हेड कांस्टेबल जय सिंह को फरियादी से 8000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामले में संलिप्तता पाए जाने पर मुख्य आरोपी एएसआई सावताराम को भी खाटू श्याम जी से हिरासत में ले लिया गया। एसीबी की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देती है और अब टीम आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर वार्ता की, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयासों का स्वागत करते हुए जोर दिया कि सभी विवादों का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। बातचीत के दौरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन की स्वतंत्रता का मुद्दा प्रमुखता से उठा, क्योंकि यह समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री को ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आमंत्रित किया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा के जाने की संभावना है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए भविष्य में भी संपर्क में रहने पर सहमति जताई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की नीति एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसे एक्सपेरिमेंट बताए जाने की खबरें पूरी तरह गलत है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि एथेनॉल आवंटन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और किसी एक आपूर्तिकर्ता के लिए इसे दोबारा खोलने से पूरी आपूर्ति व्यवस्था बाधित हो सकती है। यह सुनवाई भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर हो रही थी, जिसमें कोर्ट ने एक निजी डिस्टिलर को एथेनॉल आवंटन बढ़ाने पर विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सरकार ने साफ किया है कि E20 ईंधन पूरी तरह सुरक्षित है और इसका उपयोग विदेशी मुद्रा बचाने, प्रदूषण कम करने और ऊर्जा स्तर सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी मामले में जांच अब सुरक्षा और प्रबंधन के उच्च स्तरों तक पहुंच गई है। पुलिस मंदिर परिसर में तैनात करीब 400 निजी सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर और सीसीटीवी रिकॉर्ड की सघन जांच करी है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में दान प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रिया में गंभीर खामियां और सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के संकेत मिले हैं।
मामले में पुलिस ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से 3 घंटे लंबी पूछताछ की, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों की नियुक्ति में ट्रस्ट के अन्य सदस्यों अनिल मिश्र और गोपाल राव की भूमिका का भी उल्लेख किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से जेल में पूछताछ की है और अब तक 140 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। आरोपियों के पिछले 5 वर्षों के बैंक खातों का ब्यौरा तलब किया गया है और जांच का दायरा अब ट्रस्ट के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों तक विस्तृत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के नाबालिग रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने फिलहाल आसाराम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर जमानत पर विचार किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को आसाराम को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में उनकी दोष सिद्धि और उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था, जिसे उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले के 2 अन्य सह आरोपियों को सभी आरोपों को बरी कर दिया है। हरियाणा के बहुचर्चित IDFC फर्स्ट बैंक सरकारी फंड घोटाले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए IDFC के एरिया हेड शमीम डार और EU स्मॉल फाइनेंस बैंक के मोहाली ब्रांच मैनेजर चरणजीत रंधावा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड मांगी गई है। जांच एजेंसी के अनुसार शमीम डार ने हरियाणा सरकार के कई विभागों के बैंक खाते खुलवाने और उनके KYC सत्यापन में अहम भूमिका निभाई थी, जिनका बाद में फर्जी दस्तावेजों के जरिए गबन किया गया। CBI का आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जानबूझकर नष्ट किए हैं और वे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मामले में अब तक 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन गबन की गई राशि की बरामदगी, अवैध लेन देन की श्रृंखला और अन्य संदिग्धों की संलिप्तता से पता लगाने के लिए रिमांड आवश्यक है। करौली के पांचना बांध जल विवाद को लेकर जयपुर में बड़ी सफलता हासिल हुई है। करीब 20 साल से चले आ रहे मामले में सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई है, जिसके तहत बांध का पानी 6 जुलाई तक छोड़ दिया जाएगा। इससे पहले हुई बैठक में सहमति न बन पाने के कारण हंगामा हुआ था और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सहित किसान बैठक छोड़कर चले गए थे। हालांकि देर रात पुणे आयोजित वार्ता में 3 मंत्रियों की उपस्थिति में दोनों पक्षों ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह विवाद करौली के कमांड एरिया के 35 गांवों और बांध के डूब क्षेत्र के 39 गांवों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर था। मंत्रियों ने इसे आपसी संवाद और समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, जिससे दशकों पुराने इस टकराव को जल्द खत्म होने की उम्मीद जगी है। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर ने सेक्शन कंट्रोलर पद के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। CBT और CBAT में प्रदर्शन के आधार पर कुल 32 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड और क्वालिफाइंग स्टेटस RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करके देख सकते हैं, जो 29 जून से 15 दिनों तक उपलब्ध रहेगा। सफल होने के लिए प्रत्येक टेस्ट बैटरी में न्यूनतम 42 T स्कोर अनिवार्य था और अंतिम मेरिट CBT के 70% और CBAT के 30% अंकों को जोड़कर तैयार की गई है। चयनित उम्मीदवारों को जल्द ही ई-कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के अगले दिन मेडिकल परीक्षण होगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों को 3 से 4 दिन के समय के साथ 24 रुपये शुल्क जमा करना होगा। पंजाब के जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर खुद को रेलवे का विजिलेंस इंस्पेक्टर बताकर रौब जमाने वाले एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान कर्नाटक निवासी जावेद अली के रूप में हुई है, जो रेलवे का रिटायर्ड कर्मचारी है। आरोपी पिछले 6 महीनों से फिरोजपुर मंडल में फर्जी विजिलेंस इंस्पेक्टर बनकर VIP ट्रीटमेंट ले रहा था और फ्री में AC कोच में सफर कर रहा था। जलंधर कैंट पर चेकिंग स्टाफ पर धौंस जमाते समय उसकी अजीब हरकतों से कर्मचारियों को शक हुआ और उच्च अधिकारियों ने जब उससे ID कार्ड मांगा तो वह घबरा गया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और वह पहले भी यूपी के मुरादाबाद में ऐसे ही धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।